तो आज पढ़ते हैं पौधों में जनन, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। इसमें देखिए सबसे पहले था अलैंगिक रिप्रोडक्शन। जानते हैं कि क्या होता है। अलैंगिक रिप्रोडक्शन में एकल जनक, केवल एक ही जनक होता है जिससे संतान की उत्पत्ति हो जाती है। एकल जनक द्वारा ही संतान की उत्पत्ति होगी, चाहे ये एकल जनक जो है, अकेला जनक युग्मक का निर्माण करे या ना करे, चाहे इससे युग्मक का निर्माण हो या ये युग्मक ना बनाए, बगैर युग्मक बनाए ही संतान की उत्पत्ति कर दे, तब भी हम इसे कहेंगे अलैंगिक जनन कहेंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि अलैंगिक जनन या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती है, जबकि लैंगिक जनन जो होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, इसमें दो जनक की आवश्यकता होती है। दोनों जनक जो हैं, एक जनक नर की तरह कार्य करता है, दूसरा जनक मादा की तरह कार्य करता है। नर जनक नर युग्मक उत्पन्न करता है और मादा जनक मादा युग्मक उत्पन्न करता है। नर जनक से उत्पन्न नर युग्मक और मादा युग्मक का जब नर युग्मक और मादा युग्मक का जब युग्मन होता है तब युग्मनज बनता है और उससे नए जीव की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार के जनन को हम लैंगिक जनन कहते हैं। जो संतानें उत्पन्न होती हैं, अगर वो आकार के रूप से उनके आकार समान हैं, एक दूसरे के समान हैं, और वो आनुवंशिक रूप से भी एक दूसरे के समान हैं, तब इस प्रकार की ऑफस्प्रिंग या संतानें क्लोन कहलाती हैं। अब पहले देख लेते हैं अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन को इंग्लिश में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। अलैंगिक जनन जो होता है द्विखंडन द्वारा भी होता है। द्विखंडन में क्या होता है कि जो अमीबा है वो एक अमीबा दो अमीबाओं में बट जाता है। एक अमीबा से विभाजित होकर दो अमीबा में बट जाता है, दो पुत्री अमीबा में बट जाता है। पहले तो इसका केंद्रीय विभाजन होता है, उसके बाद इनका साइटोप्लाज्म विभाजन होता है, कोशिकीय विभाजन हो जाता है। ठीक इस प्रकार एक अमीबा से एक जंतु से दो जंतुओं का बनना द्विखंडन विधि कहलाती है। इसमें अमीबा द्वारा भी होता है और पैरामीशियम में इसी प्रकार का विखंडन होता है। ईस्ट और हाइड्रा में कलिका द्वारा विखंडन होता है, कलिका द्वारा अलैंगिक जनन होता है। ईस्ट में एक कलिका बनती है जिसे मुकुल कहते हैं, और ये मुकुल कुछ समय पश्चात जनक ईस्ट से अलग हो जाती है और अलग होकर नई ईस्ट को उत्पन्न करती है। इसी प्रकार हाइड्रा में भी एक बड बनती है, एक कलिका बनती है। ये कलिका हाइड्रा से अलग होकर एक नए हाइड्रा को जन्म देती है। तो ईस्ट और हाइड्रा में कलिका द्वारा भी अलैंगिक जनन होता है। बहुविखंडन में क्या है कि एक एनिमल से, एक जीव से कई सारे जीवों की उत्पत्ति को हम कहते हैं बहुविखंडन। इसमें क्या होता है कि ये प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है। इसमें क्या होता है कि अमीबा की चारों तरफ प्रतिकूल परिस्थितियों में एक सिस्ट बन जाती है। सिस्ट के कारण ये कठोर सिस्ट होती है, जिसके कारण इस पर प्रतिकूल परिस्थितियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और इसके अंदर उपस्थित केंद्रक कई बार विभाजित करके कई सारी केंद्रकों में, पुत्री केंद्रकों में बट जाता है। धीरे धीरे ये पुत्री केंद्रकों के चारों तरफ साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाता है और बन जाते हैं इसमें कई सारी छोटी छोटी अमीबा बीजाणु अमीबाब बन जाते हैं। जब कभी प्रतिकूल परिस्थितियाँ आती हैं तब पानी को अवशोषित कर ये पुटी फूट जाती है, फट जाती है, और सारे अमीबाब बीजाणु अमीबाब स्वतंत्र हो जाते हैं और नए नए अमीबाब को जन्म देते हैं। इस प्रकार के जनन को हम बीजाणु जनन या स्पोरुलेशन भी कहते हैं। बीजाणु जनन जो होता है, इसमें कई प्रकार की बीजाणु बनते हैं, कई प्रकार के बीजाणु बनते हैं, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास स्पायरोगारा यूलोथ्रिक्स में जो चल बीजाणु बनते हैं, ये चल बीजाणु जो होते हैं पियर शेप्ड होते हैं, नाशपाती के आकार के होते हैं। इनमें कशाभिकाएं पाई जाती हैं। जब ये पानी में तैरते हुए दूर दूर तक चले जाते हैं और कशाभिकाओं की सहायता से, और कुछ समय पश्चात ये तलहटी पर बैठ जाते हैं और इनकी कशाभिकाएं नष्ट हो जाती हैं। इसके बाद बचे हुए शरीर जो है, इसकी पियर शेप्ड या नाशपाती के आकार का जो बीजाणु है, चल बीजाणु, ये बीजाणु गोल हो जाता है और इससे नए जीव की उत्पत्ति होती है, नई क्लेमाइडोमोनास की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार के जूस्पोर या चल बीजाणु द्वारा भी अलैंगिक जनन होता है। पेनिसिलियम जो होता है, पेनिसिलियम इस प्रकार का पौधा है कि इसमें
कॉनिडिया बनते हैं। कॉनिडिया जो बनते हैं, कॉनिडियो 4 के ऊपर कॉनिडिया बनते हैं, और जैसे जैसे ये बड़े होते चले जाते हैं, बड़े होने के बाद ये कॉनिडियो 4 से डिटैच हो जाते हैं और नए क्लेमाइडोम, नए पेनिसिलियम को जन्म देते हैं। जिम्यूल द्वारा भी अलैंगिक प्रजनन होता है। इसमें स्पंज के अंदर जिम्यूल का निर्माण होता है और जिम्यूल से नए स्पंज का निर्माण होता है। स्पंज में से ये जिम्यूल्स निकल जाते हैं और निकल कर पानी में तैरने के बाद कुछ समय पश्चात ये स्पंज का निर्माण कर लेते हैं। इस प्रकार अलैंगिक जनन भी होता है। इसके बाद देखते हैं कायिक प्रवर्धन। अब यहाँ पे देखते हैं कि अमीबा द्वारा जो अलैंगिक जनन है वो किस प्रकार होता है। देखिए जी, अमीबा है, इसका ये केंद्रक है। अमीबा के पहले तो केंद्रक में विभाजन होता है, दो केंद्रक बन जाते हैं। इसके बाद इसमें कोशिकीय विभाजन होता है, और फिर इससे बन जाते हैं दो अमीबीय पुत्री अमीबिया। ये बन जाते हैं दो पुत्री अमीबा बन जाते हैं, दो पुत्री अमीबा बन जाते हैं। इसके अंदर जो कोशिका द्रव्य है, ये भी पहले तो इसमें न्यूक्लियस में केंद्रक में विभाजन होता है, उसके पश्चात बाद में इसमें कोशिका द्रव्य में भी विभाजन हो जाता है, जिसके फलस्वरूप हमें दो पुत्री अमीबा प्राप्त हो जाती हैं। तो ये हो गया द्विखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन। इसके बाद देखते हैं ईस्ट की कोशिकाओं में एक बड निकल आती है, एक कलिका निकल आती है। इस कलिका में निकलने के पश्चात एक केंद्रक भी दो भागों में बट जाता है, और केंद्रक भी दो भागों में बट जाता है, और धीरे धीरे ये कलिका धीरे धीरे बड़ी होने लगती है और कोशिका द्रव्य में विभाजन हो जाता है। कोशिका द्रव्य में विभाजन होने से ये दो ईस्ट में बदल जाता है। पहला तो जनक ईस्ट होता है, और जिससे कलिका जो बनती है उस कलिका से पुत्री ईस्ट बनता है। तो इस प्रकार जब ये इससे अलग हो, पुत्री ईस्ट जनक से अलग हो जाती है, तब नए ईस्ट को उत्पन्न करती है। तो इस प्रकार जो विभाजन है वो अलैंगिक जनन है कलिका द्वारा। अब बहुविखंडन विधि द्वारा जो होता है पुटी भवन, इसमें पुटी भवन बनता है, पुटी भवन की क्रिया होती है। पुटी भवन की क्रिया में क्या होता है कि सबसे पहले जैसे ये अमीबा एक गोल संरचना बदल जाता है, इसका साइटोप्लाज्म इसके अंदर स्थित है। और जैसे प्रतिकूल परिस्थितियाँ आती हैं तब इसके चारों तरफ एक सिस्ट बन जाता है, इसे कहते हैं पुटी बन जाता है, और अंदर साइड कोशिका द्रव्य और केंद्रक अंदर की तरफ होता है। धीरे धीरे प्रतिकूल परिस्थितियों में प्रतिकूल परिस्थितियों में पुटी का निर्माण होता है। इसके पश्चात क्या होता है कि इसमें न्यूक्लियस में इनके केंद्रक में विभाजन होता है, और कई सारे केंद्रक बन जाते हैं। इन्हें पुत्री केंद्रक कहते हैं। पुत्री केंद्रक के चारों तरफ कोशिका द्रव्य का जमाव हो जाता है, इकट्ठा होने लगता है कोशिका द्रव्य, और कोशिका द्रव्य इकट्ठा होने से कई सारे पुत्री अमीबा या बीजाणु अमीबा बन जाते हैं। बीजाणु अमीबा बन जाती हैं। जब कभी अनुकूल परिस्थितियाँ आती हैं,
परिस्थितियाँ आती हैं तो अनुकूल परिस्थितियाँ आने पर ये बीजाणु, ये पुटी जो है वो नष्ट हो जाती है। पुटी पानी को सोख कर फूल जाती है और अंदर इसे बीजाणु अमीबाब धीरे धीरे अब ये पुटी पानी को एब्जॉर्ब कर पानी को अवशोषित कर फूल गई है, ये फट जाती है और फट जाने के बाद जब मान लीजिए ये फट गई है, देखिए ये फट गई है और सारे अमीबाब फ्री हो जाते हैं, पानी में फ्री हो जाते हैं और ये नए अमीबाब को जन्म देते हैं। इस प्रकार पुटी बनने की क्रिया को पुटी भवन कहते हैं और इसमें बीजाणु अमीबाब बनते हैं, स्यूडोपोडियो स्पोर बनते हैं और इस प्रकार की क्रिया को बीजाणु जनन भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त बीजाणु जनन में आते हैं चल बीजाणु। चल बीजाणु में क्लेमाइडोमोनास में चल बीजाणु का निर्माण होता है। तो क्लेमाइडोमोनास में चल बीजाणु का निर्माण होता है और क्लेमाइडोमोनास के फटने से, जनक के फटने से कई सारे जो बने बीजाणु, चल बीजाणु पानी में लिबरेट हो जाते हैं और ये पियर शेप्ड होते हैं, द्विकशावकीय होते हैं, दो कशाविकाएँ इनमें पाई जाती हैं और प्रत्येक से ये चल बीजाणु कहलाते हैं और ये क्लेमाइडोस्पोर में बनते हैं, क्लेमाइडोमोनास में। बनते हैं और प्रत्येक चल बीजाणु से एक क्लेमाइडोमोनास का निर्माण होता है। कॉनिडिया में जो होता है पेनिसिलियम का जो संरचना होती है, इसमें कॉनिडियोफोर पाए जाते हैं और प्रत्येक कॉनिडियोफोर से कॉनिडिया का निर्माण होता है। ये कॉनिडिया का निर्माण होता है। कॉनिडिया का निर्माण कॉनिडियोफोर पर होता है। कॉनिडियोफोर पर होता है। पेनिसिलियम में कॉनिडियोफोर पाए जाते हैं। कॉनिडियोफोर पर कॉनिडिया का निर्माण होता है और जब कॉनिडिया इससे डिटैच हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं और नए पेनिसिलियम को निर्माण करते हैं, को उत्पन्न करते हैं। ऐसे ही स्पंज में जिम्यूल पाया जाता है। ये जिम्यूल पाया जाता है, ठीक है। ये जिम्यूल होता है, जिम्यूल के पाया जाता है स्पंज के अंदर और इसमें कंटक पाए जाते हैं। ये कंटक हैं, कंटक पाए जाते हैं जिम्यूल में और ये जिम्यूल जब स्पंज से बाहर आ जाता है, पानी में आता है तो नई स्पंज का निर्माण करता है। इस प्रकार इसमें अलैंगिक जनन की क्रियाएं होती हैं। हाइड्रा जो होता है, हाइड्रा में कलिका द्वारा होता है। ये हाइड्रा है, इसके ये टेंटिकल्स हैं, ये हाइड्रा है। हाइड्रा में कलिका बनती है, कलिका का निर्माण होता है, इसे कलिका कहते हैं। और कलिका जब इससे अलग हो जाती है, हाइड्रा जनक से अलग हो जाती है, तब कलिका से ही नया हाइड्रा का निर्माण होता है। इस प्रकार अलैंगिक जनन की क्रिया हाइड्रा में कलिका द्वारा संपन्न होती है। तो नेक्स्ट है कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन वेजिटेटिव प्रोडक्शन भी कहते हैं इसे। जनक पौधे के कायिक अंगों से प्रवर्धन। इसमें जनक पौधे के कायिक अंग होते हैं, उससे प्रवर्धन होता है। जैसे कि तनोद्वारा होता है, तनोद्वारा ही कायिक प्रवर्धन होता है। जड़ों भी होता है, पत्ती द्वारा और बुलबुल द्वारा होता है। तनोद्वारा में देख लेते हैं कि इसमें कंद के माध्यम से होता है। जैसे कि इस कंद में कक्षस कलिका पाई जाती है। जैसे कि आलू एक कंद है, तना है, जिसमें कक्षस कलिकाएँ पाई जाती हैं। कक्षस कलिकाओं के माध्यम से ही कक्षस कलिकाएँ पाई जाती हैं। आँख जैसी स्ट्रक्चर होता है, इसमें कक्षस कलिकाएँ होती हैं।
ये कक्षस्थ कलिकाएँ होती हैं जिनमें ये कक्षस्थ कलिकाएँ अंकुरित हो जाती हैं और इन्हीं से ही नए पौधे का निर्माण हो जाता है। आलू, जैसे कि कंद में आलू आता है। प्रकंद में अदरक और केला आता है। प्रकंद में अदरक और केला आता है। अदरक और केला जो होते हैं, अदरक जो होता है उसमें इस तरह की संरचनाएं होती हैं। कुछ कक्षस्थ कलिकाएँ इसमें बीच बीच में जो कक्षस्थ कलिकाएँ निकली होती हैं जिसे प्रकंद कहते हैं। कक्षस्थ कलिकाएँ निकली होती हैं जिनसे नए पौधे का जन्म होता है। इस प्रकार पहला तो हो गया कंद, दूसरा हो गया प्रकंद, अब आए घनकंद। घनकंद में अरवी होती है। अरवी में भी इसी प्रकार की नोड इंटरनोड्स होते हैं जहाँ से नोड से कक्षस्थ कलिकाएँ निकली होती हैं जिनसे नए पौधे का जन्म होता है। शल्ककंद में प्याज लहसुन आते हैं। प्याज लहसुन में भी इस तरह की कलियाँ होती हैं। इनमें बीच बीच में कक्षस्थ कलिकाएँ होती हैं। ये कक्षस्थ कलिकाएँ ही नए पौधे को जन्म देती हैं। ऊपरी भूविस्तारिका जैसे कि दूब घास। इसमें जो दूब घास है उसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। तो जो नोड होते हैं, नोड से जड़ें निकलती हैं, अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं और ऊपर की तरफ तना निकलता है, शूट निकलता है। ठीक है, शूट निकलता है और नीचे की तरफ अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं। यहाँ से ही तनों से ही एक और हॉरिजॉन्टल भू के धरती के समानांतर रेखा में तना निकलता है और वो आगे चलकर फिर वो इंटरनोड होता है और इसके आगे चलकर नोड वाले स्थान से फिर से जड़ें निकल जाती हैं और ऊपर की तरफ तना निकल जाता है, शूट निकल जाता है। इस प्रकार नोड वाले स्थान से जड़ें, अपस्थानिक जड़ें और ऊपर की तरफ तना निकलता है और बीच में एक नोड से दूसरे बीच में जो स्थान होता है उसे इंटरनोड कहते हैं। इस तरह की जो स्ट्रक्चर होता है उसे ऊपरी भूविस्तारिका कहते हैं। बीच वाले स्ट्रक्चर क्या कहते हैं? ऊपरी भूविस्तारिका। भूविस्तारिका कहते हैं क्योंकि ये भूमि के ऊपर हॉरिजॉन्टली फैलाव होता है। इसका हॉरिजॉन्टली फैलाव होता है, क्षैतिज फैलाव होता है, धर जमीन मिट्टी के ऊपर, मिट्टी के अंदर नहीं जाता है। ये भूविस्तारिका जो होता है, भूविस्तारिका मतलब ये है कि इसमें ये मिट्टी के अंदर या फिर जो जल हाइसिंथ होता है, जल के पानी के अंदर इसके अंदर पाया जाता है। जैसे कि ये अपस्थानिक जड़ें निकल रही हैं नोड से और ये अंदर की तरफ पानी में, और अगले अपस्थानिक जड़ें अगले नोड से निकल रही हैं और यहाँ पे इसके पेड़ जो भी है पौधा, उसकी पत्तियाँ इस तरह से पाई जाती हैं। जल हाइसिंथ हो गया ये जल हाइसिंथ में जो भूविस्तारिका है इसको भूविस्तारिका कहते हैं। भूविस्तारिका कहते हैं इसे। भूविस्तारिका में क्या होता है कि जल की लेयर्स जो सतह होती है उससे अंदर की तरफ एक इंटरनोड होता है जिसे भूविस्तारिका कहते हैं। ये जल हाइसिंथ में पाया जाता है। ये इसे बंगाल टेरर भी कहते हैं। जल हाइसिंथ को बंगाल टेरर भी कहते हैं। एक्सिलरी बड होते हैं, ठीक है। तो प्याज लहसुन में जो प्याज में जिस एक्सिलरी बड होते हैं, कक्षस्थ कलिकाएँ होती हैं जिनसे अरबी में कक्षस्थ कलिकाएँ होती हैं, प्रकंद में अदरक में भी कक्षस्थ कलिकाएँ होती हैं, आलू में कक्षस्थ कलिकाएँ होती हैं। इन सब से नए पौधे का विकास होता है। अब आता है जड़ों द्वारा में डहेलिया जो होता है एक ऐसा पौधा है जिसकी जड़ों में अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं। नोड से अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं और वहीं से नए पौधे का निर्माण हो जाता है। ये एक डहेलिया में कंदिल जड़ें होती हैं। कंदिल जड़ें मतलब ट्यूबरस जड़ें होती हैं या कंदिल जड़ें होती हैं। इन कंदिल जड़ों से अपस्थानिक कलिकाएँ होती हैं। इसमें अपस्थानिक कलिकाएँ, यहाँ पे क्या है? अपस्थानिक कलिकाएँ।
अपस्थानिक कलिकाएं, अपस्थानिक कलिकाएं होती हैं और ये इनकी जड़ों को क्या कहते हैं? कंदिल जड़ें, कंदिल जड़ें, कंदिल जड़ें होती हैं। कंदिल जड़ों से अपस्थानिक, कंदिल जड़ों में अपस्थानिक कलिकाएं होती हैं। अपस्थानिक कलिकाओं से ही जड़ निकलता है, अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं और पौधा निकलता है। तो इस प्रकार जड़ों से, जैसे डहेलिया, इनमें जड़ों से नए पौधे का विकास होता है। जड़ों में पाई जाने वाली अपस्थानिक कलिका से नए पौधे का विकास होता है। पत्ती द्वारा, जैसे कि पत्थर चट्टा, तो पत्थर चट्टा में क्या होता है कि पत्ती जो होती है, पत्थर चट्टा की जो पत्ती होती है, पत्ती के किनारों से अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं और नया पौधा निकलता है। अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं और नया पौधा निकलने लगता है और कुछ समय पश्चात ये पत्ती से टूटकर नीचे गिर जाता है और ज़मीन में इससे नए पौधे का विकास हो जाता है। बुलबिल द्वारा एवेग, एवेग में बुलबिल के माध्यम से नए पौधे का विकास होता है। ये सब कायिक प्रवर्धन के अंतर्गत आते हैं। तनोद्वारा कंद, प्रकंद, घनकंद, शल्ककंद, ऊपरी भूस्तारिका, भूस्तारिका। जड़ों में डहेलिया उदाहरण है, पत्तियों में पत्थर चट्टा उदाहरण है और बुलबिल द्वारा एवेग इसका उदाहरण है। नेक्स्ट है लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 भाग होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक तो होते हैं निषेचन से पहले की क्रिया, युग्मक जनन, उसके बाद है निषेचन के बाद की क्रिया भ्रूण जनन। तो युग्मक जनन, निषेचन और भ्रूण जनन, ये तीनों मिला के, तीनों जो आते हैं वो लैंगिक जनन में ही आते हैं। लैंगिक जनन होता क्या है कि लैंगिक जनन में क्या होता है, 2 विपरीत लिंग प्लस या माइनस हो सकते हैं, प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है। प्लस, जैसे हम 2 विपरीत लेंगे, एक को माइनस मान लेंगे, एक को प्लस मान लेंगे, आपस में क्रिया करते हैं। और या फिर विपरीत लिंग वाले नर और मादा, या फिर हो सकता है कि ये ना हो तो नर मादा हो, नर और मादा, इनके बीच जनन की क्रिया को लैंगिक जनन कहते हैं। युग्मक संलयन, इनके बीच युग्मक संलयन होता है। प्लस, एक को प्लस मान लेंगे, एक को माइनस मान लेंगे और प्लस माइनस के जो जनक होंगे इनके युग्मक बनेंगे, युग्मक के बीच में संलयन होगा। या फिर नर और मादा होंगे तो नर और मादा के युग्मक बनेंगे, युग्मक के बीच में संलयन होगा। तो ये क्रिया लैंगिक जनन के अंतर्गत आएगी। मुख्यतः लैंगिक जनन के ये भाग होते हैं, मुख्य रूप से ये भाग होते हैं युग्मक जनन, निषेचन और भ्रूण जनन। ठीक है, तो युग्मक जनन देखते हैं। युग्मक जनन को इंग्लिश में कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को, युग्मकों के बनने की क्रिया को, जो नर या मादा से नर युग्मक बनेगा, मादा से मादा युग्मक बनेगा, तो युग्मक के बनने की क्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। और ये हमेशा कैसे होते हैं, अगुणित होते हैं। तो युग्मक जनन में क्या बनेंगे, युग्मक बनेंगे, युग्मक बनेंगे और ये कैसे होंगे, अगुणित होते हैं, अगुणित होते हैं, ये अगुणित होते हैं। अब नर युग्मक होगा वो भी अगुणित होगा और मादा युग्मक होगा तो वो भी अगुणित होता है, मादा युग्मक भी अगुणित होता है और इनके बीच में संलयन होता है, तब द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। ठीक है, तो युग्मक जनन में क्या होता है कि जो नर गैमीट, नर जो जनक है उससे नर युग्मक बनेगा जो कि अगुणित होता है। ऐसे ही मादा जनक से मादा युग्मक बनेगा जो वह भी अगुणित ही होगा। अब देख लेते हैं शैवालों में। शैवालों में पहला देख लेते हैं शैवालों में किस प्रकार से युग्मक बनते हैं। तो शैवाल जो होते हैं इनमें जो युग्मक बनते हैं वो 3 प्रकार के युग्मक बनते हैं। समयुग्मकी, पहला है समयुग्मकी, दूसरा है विषमयुग्मकी, युग्मकी और तीसरा है अंडयुग्मकी, अंडयुग्मकी। तो पहले हम शैवालों की बात करते हैं। शैवालों में 3 प्रकार के युग्मक बनते हैं, समयुग्मकी, विषमयुग्मकी और अंडयुग्मकी। ठीक है, समयुग्मकी को इंग्लिश में कहते हैं आइसोगैमस,
समयुग्मकी को इंग्लिश में कहते हैं आइसोगैमस और विषम युग्मकी को कहते हैं एन आइसोगैमस। और अंड युग्मकी को कहते हैं ऊगैमस, ऊगैमस कहते हैं। ठीक है, तो समयुग्मकी का मतलब जैसे कि है समयुग्मकी, तो सम माने समान, दोनों युग्मक समान हों, दोनों युग्मक एक दूसरे के समान हों, जैसे कि नर वाला जो युग्मक है वो भी ये समान एक दूसरे से और मादा वाला भी एक समान हो। तो ऐसे युग्मकों को हम प्लस माइनस करके डिनोट करते हैं, प्लस माइनस करके लिखते हैं ऐसे युग्मकों को। तो ऐसे युग्मक क्या कहलाएंगे? समयुग्मकी कहलाएंगे, क्योंकि ये आकार में और साइज़ में, आकार में और आमाप में समान होते हैं और इनमें कोई अंतर नहीं होता। तो किस किस में समान होते हैं? आकार में और आमाप में, साइज और शेप में। आकार और साइज, साइज माने आमाप, आमाप में, साइज में और आकार में, शेप में समान होते हैं, इसलिए मार्फोलॉजी में समान होते हैं, इसलिए इनको हम समयुग्मकी युग्मक कहते हैं, समयुग्मकी युग्मक कहते हैं। ठीक है, उदाहरण जो है इसके शैवाल का उदाहरण है क्लेमाइडोमोनास। इसका उदाहरण है क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास, इसका उदाहरण है क्लेमाइडोमोनास। समयुग्मकी का उदाहरण है क्लेमाइडोमोनास। अब आता है विषम युग्मकी। विषम युग्मकी जो होते हैं, दूसरा और उदाहरण लिख लेते हैं, यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स। अब आता है विषम युग्मकी। विषम युग्मकी में जो युग्मक होते हैं वो कैसे होते हैं? अलग अलग प्रकार के होते हैं, इनके साइज़ में भी भिन्नता होती है और उनके कार्य और व्यवहार में भी भिन्नता होती है। तो कार्य किस में भिन्नता होगी? कार्य में, व्यवहार में और साइज में, आमाप में, इनमें भिन्नता होती है, में भिन्न। तो ये कार्य, व्यवहार और आमाप में ये भिन्न होते हैं और इस कारण क्या है, इनके ये एक तो युग्मक बड़ा होता है, इसमें जो एक युग्मक है वो बड़ा होगा, नर युग्मक और मादा युग्मक। तो मादा युग्मक बड़ा होगा, बड़ा होता है मादा युग्मक, जिसे दीर्घ युग्मक कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? मादा नहीं, इसे दीर्घ युग्मक कहते हैं, दीर्घ युग्मक बड़ा होता है, दीर्घ युग्मक बड़ा होता है और लघु युग्मक छोटा होता है, लघु युग्मक छोटा होता है, छोटा और सक्रिय भी होता है, सक्रिय होता है, जबकि ये निष्क्रिय होता है, जबकि बड़ा वाला दीर्घ युग्मक निष्क्रिय होता है, बड़ा होता है और निष्क्रिय होता है। लघु युग्मक छोटा होता है और सक्रिय होता है। और दोनों में ही कशाविकाएँ पाई जाती हैं और इसमें छोटे वाले में तो कशाविकाएँ पाई जाती हैं। ठीक है, उदाहरण देख लीजिए। इसके उदाहरण जो होते हैं वो हैं फ्यूकस। फ्यूकस उदाहरण क्या है? फ्यूकस, फ्यूकस इसके उदाहरण है। अंड युग्मकी, अंड युग्मकी में क्या है? ऊगैमस में एक नर युग्मक छोटा होता है, द्विकशाविकी होता है। इसमें नर युग्मक छोटा और द्विकशाविकी, द्विकशाविकी होता है और छोटा होता है। मादा युग्मक बड़ा और निष्क्रिय और अकशाविकी होता है। मादा युग्मक
बड़ा निष्क्रिय आकाशावकीय। आकाशावकीय होता है। दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? नर युग्मक मादा युग्मक, हम जाइगोट बनाते हैं। इसमें अंड युग्मकी में जाइगोट बनाते हैं। उदाहरण है इसका कारा। उदाहरण जो आता है इसमें वो आता है कारा। यूडोगोनियम भी है, कारा भी है। सही है। तो समयुग्मकी जो होते हैं इसमें आकार समान होते हैं, इसलिए इन्हें प्लस माइनस से डिनोट करते हैं और ये आपस में युग्म संयुग्मन करके जाइगोट बनाते हैं। आकार और माप में जो समान होते हैं शेप साइज में। उदाहरण है क्लेमाइडोमोनास यूलोथ्रिक्स। विषम युग्मकी जो होते हैं एनाइसोगैमस कहते हैं। ये कार्य व्यवहार आमाप में भिन्न भिन्न होते हैं। दीर्घ युग्मक जो होता है वो बड़ा होता है, निष्क्रिय होता है। लघु युग्मक छोटा होता है, सक्रिय होता है। उदाहरण फ्यूकस। अंड युग्मकी जो होते हैं इसमें नर युग्मक और मादा युग्मक होते हैं। नर युग्मक छोटा और द्विकशावकीय होता है। मादा युग्मक बड़ा और निष्क्रिय आकर्षावकीय होता है। उदाहरण कारा। ठीक है। इसके बाद आता है ब्रायोफाइटा में युग्मकों के निर्माण और व्यवहार की क्रिया। तो अब ब्रायोफाइटा के बारे में देखते हैं। तो ब्रायोफाइटा जो होते हैं, ब्रायोफाइटा में नर और मादा अलग अलग होते हैं। ठीक है। नर और मादा जनक अलग अलग होते हैं और इसमें भी अंड युग्मकी प्रकार का ही अंड युग्मकी प्रकार का ही युग्मक बनते हैं। अंड युग्मकी प्रकार के अंडक वो युग्मक बनते हैं। ठीक है। और ये युग्मक जो हैं अंड युग्मकी प्रकार के युग्मक बनते हैं और ये युग्मक जो हैं एक विशेष अंगों में बनते हैं। जैसे कि नर है तो नर में तो नर जननांग होंगे और मादा जननांग। मादा जननांग में नर जननांग को हम कहते हैं पुंधानी और मादा जननांग को हम कहते हैं पुंधानी कहते हैं या फिर पुंधानी कहते हैं और मादा जननांग को हम स्त्रीधानी कहते हैं। मादा जननांग को स्त्रीधानी कहते हैं। पुंधानी से बनने वाले युग्मक को हम एंथीरोजॉइड या पुमड़ू एंथीरोजॉइड या पुमड़ू कहते हैं। मादा जननांग में बनने वाली स्त्रीधानी इसमें बनने वाले युग्मक को मादा युग्मक या अंड कहते हैं। मादा युग्मक या अंड कहते हैं। या अंड कहते हैं। oospore इंग्लिश में कहते हैं oospore। अंड या अंड कहते हैं या मादा युग्मक कहते हैं, जबकि इसे नर युग्मक या पुमड़ू कहते हैं, एंथीरोजॉइड कहते हैं। तो इस प्रकार ब्रायोफाइट्स में दो अलग अलग होते हैं। नर जननांग जो होते हैं, नर जनक में नर जननांग होते हैं जिसे पुंधानी कहते हैं और उनसे पुमड़ू नर युग्मक या पुमड़ू एंथीरोजॉइड बनते हैं। मादा जनक से मादा जननांग होते हैं जिन्हें स्त्रीधानी कहते हैं। इसमें मादा युग्मक बनते हैं जिन्हें अंड कहते हैं या oospore कहते हैं। इसके बाद आता है आवृतबीजी पौधों में। आवृतबीजी पौधे जो होते हैं, तीसरा आता है आवृतबीजी पौधे। इनमें देखिए क्या होता है। आवृतबीजी पौधे जो होते हैं इनमें जो जनन अंग हैं वो शंकुओं के रूप में होते हैं। इनमें जो अंग हैं वो शंकु के रूप में जनन अंग होते हैं। मादा शंकु और नर शंकु और
मादा शंकु, मादा शंकु और नर शंकु इस प्रकार से होते हैं। नर शंकु में अनेक लघु बीजाणु पर्ण लगे होते हैं। नर शंकु में क्या पाए जाते हैं? लघु बीजाणु पर्ण, लघु बीजाणु पर्ण पाए जाते हैं जिनमें लघु बीजाणु बनते हैं, जिनमें नर शंकु में लघु बीजाणु पर्ण पाए जाते हैं जिनके अंदर लघु बीजाणु बनते हैं। या फिर लघु बीजाणु का दूसरा नाम है पॉलिन ग्रेन्स। पॉलिन ग्रेन्स मतलब परागकण, परागकण लघु बीजाणु या परागकण बनते हैं। दूसरा आता है मादा शंकु। मादा शंकु में जो पर्ण लगे होते हैं उन्हें कहते हैं गुरु बीजाणु पर्ण। गुरु बीजाणु पर्ण, गुरु बीजाणु पर्ण में जो बीजाणु बनते हैं उन्हें गुरु बीजाणु कहते हैं। उन्हें गुरु बीजाणु कहते हैं, जिनमें गुरु बीजाणु में, गुरु बीजाणु पर्ण में बनने वाले गुरु बीजाणु कहते हैं। या इसमें गुरु बीजाणु धानियाँ बनती हैं या ओव्यूल, ओव्यूल बनते हैं। ठीक है, इनके अंदर गुरु बीजाणु धानियाँ होती हैं। गुरु बीजाणु पर्ण में गुरु बीजाणु धानियाँ होती हैं जिन्हें ओव्यूल भी कहते हैं। गुरु बीजाणु धानियों में उपस्थित, ओव्यूल में उपस्थित जो अंड है उस अंड से एग से उसमें एग पाया जाता है या अंड पाया जाता है, एग या अंड पाया जाता है। लघु बीजाणु पर्ण के विकास से, जब इसका विकास होता है इसमें, तब इससे नर युग्मकोद्भिद बनता है। नर युग्मकोद्भिद बनता है, जबकि इससे मादा युग्मकोद्भिद बनता है। ठीक है, तो नर युग्मकोद्भिद, मादा युग्मकोद्भिद। नर युग्मकोद्भिद को इंग्लिश में कहते हैं मेल गैमीटोफाइट, मेल गैमीटोफाइट। इसे कहते हैं फीमेल गैमीटोफाइट। फीमेल गैमीटोफाइट या एम्ब्रियो सैक। फीमेल गैमीटोफाइट से क्या बनता है? एम्ब्रियो सैक। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। आवृतबीजी पौधों में भी हो गया। तो इसमें फिर से देख लीजिए, ब्रायोफाइटा जो होता है इसमें युग्मक अंड युग्मकी प्रकार का युग्मक होते हैं। नर में, नर जनक में नर जननांग पाए जाते हैं जिन्हें पुंधानी कहते हैं, इनसे पोमणु बनते हैं। मादा जनक में मादा जननांग पाए जाते हैं, इसे धानी कहते हैं, इसमें मादा युग्मक बनते हैं या अंड या यूस्पोर बनते हैं। आवृतबीजी पौधों में जननांग जो होते हैं शंकु के रूप में होते हैं। नर शंकु और मादा शंकु होते हैं। नर शंकु में बीजाणु पर्ण पाए जाते हैं, लघु बीजाणु पर्ण पाए जाते हैं जिनमें लघु बीजाणु का निर्माण होता है या परागकण का निर्माण होता है। और इनमें जब विकास होता है तब जब इनमें विकास होता है तब इनमें नर युग्मकोद्भिद बनता है। मादा शंकु जो होते हैं इनमें गुरु बीजाणु पर्ण होते हैं। गुरु बीजाणु पर्ण से में गुरु बीजाणु धानियाँ होती हैं, ओव्यूल्स होते हैं, इनमें अंड होते हैं और इनके विकास से मादा युग्मकोद्भिद या फीमेल गैमीटोफाइट का निर्माण होता है। अर्धसूत्री विभाजन, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, इसमें भी अर्धसूत्री विभाजन ही होता है। मादा युग्मकोद्भिद बनता है धानियों में, मादा युग्मकोद्भिद।
और इसमें क्या होते हैं, मादा युग्मकोद्भिद में स्त्री धानियाँ होती हैं, स्त्री धानियाँ होती हैं, इसमें एग बनते हैं, स्त्री धानियाँ होती हैं, इसमें एग बनते हैं। ठीक है, तो नर शंकु जो होता है उसमें लघु बीजाणुपर्ण होते हैं, लघु बीजाणु या परागकण बनते हैं, जिनके विकास से नर युग्मकोद्भिद बनता है। गुरु बीजाणुपर्ण, मादा शंकु में गुरु बीजाणुपर्ण होते हैं, जिसमें गुरु बीजाणु धानियाँ होती हैं, ओव्यूल होते हैं, इसमें मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। इसमें मादा से स्त्री धानियाँ बनती हैं और इससे कई सारी मादा युग्मकोद्भिद के अंदर कई सारी स्त्री धानियाँ होती हैं और इससे एग का निर्माण होता है। एग सेल या अंड कोशिका का निर्माण होता है, एग सेल का निर्माण होता है, सेल लिख लीजिए यहाँ पर, एग सेल या अंड कोशिका का निर्माण होता है। इसके बाद आता है आवृतबीजी में युग्मकों का निर्माण। ये अनावृतबीजी था, ये कैसा था, अनावृतबीजी। अनावृतबीजी था ये। इसके बाद आता है आवृतबीजी। आवृतबीजी पौधे, आवृतबीजी पौधे जो होते हैं, आवृतबीजी पौधे, तो आवृतबीजी पौधे जो होते हैं इसमें नर पुष्प और मादा पुष्प होते हैं, नर पुष्प और मादा पुष्प होते हैं। तो नर पुष्प जो होते हैं उनमें नर जननांग होते हैं, जिसे स्टैमेन कहते हैं। जिसे कहते हैं स्टैमेन कहते हैं। स्टैमेन को हिंदी में कहते हैं पुमंग, नहीं एंड्रोशियम, पुमंग होते हैं। और इसमें जायांग होता है, जायांग, पुमंग और जायांग। नर पुष्प में जो नर वाला जो भाग होता है नर जननांग पुमंग कहलाता है, और मादा पुष्प में मादा जननांग जो होता है वो जायांग कहलाता है। तो नर जनन अंग हो गया, नर जनन अंग हो गया पुमंग, नर जनन अंग, और ये हो गया मादा जननांग, मादा जननांग हो गया जायांग। ठीक है, जब पुष्प केवल एक पुष्प है और वो नर है केवल, और एक पुष्प ऐसा है जो केवल मादा है, तो इस प्रकार के नर पुष्प को हम कहते हैं स्टेमिनेट, स्टेमिनेट। और जो मादा पुष्प होता है उसे हम कहते हैं पिस्टिलेट, पिस्टिलेट। ऐसे पौधे को हम क्या कहते हैं, पुष्प को हम पिस्टिलेट कहते हैं। पिस्टिलेट कहते हैं। ठीक है, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें नर और मादा एक साथ होते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें फूल ऐसे होते हैं जिनमें नर अंग और जनन और मादा जनन अंग एक साथ होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो जिनमें अलग अलग होते हैं। तो पुष्प किस प्रकार के हो गए, पुष्प दो प्रकार के हो गए। किस प्रकार के हो गए, एक तो हो गए एक लिंगाश्रयी, दूसरा हो गए उभय लिंगाश्रयी। एक लिंगाश्रयी और उभय लिंगाश्रयी। तो एक लिंगाश्रयी जो होते हैं इसमें इनको डायोसियस कहते हैं, इंग्लिश में डायोसियस कहते हैं, डायोसियस कहते हैं। और दो जिसमें उभय लिंगाश्रयी जो होते हैं इन्हें मोनोइशियस कहते हैं, मोनोइशियस कहते हैं। ठीक है, डायोसियस जो होते हैं इसमें नर पुष्प अलग होता है, नर पुष्प अलग होता है और फीमेल मादा पुष्प अलग होते हैं। ठीक है, और जबकि इसमें एक ही फूल में नर और मादा
एक ही फूल में नर और मादा जननांग पाए जाते हैं मोनोइशियस में। ठीक है, तो एक ही पुष्प में जो होते हैं एक लिंगाश्रयी होते हैं, इनके दो उदाहरण हैं एक लिंगाश्रयी के, वो हैं शहतूत, पपीता, खजूर। शहतूत, शहतूत, पपीता, खजूर। शहतूत, पपीता, खजूर, ये तो हो गए एक लिंगाश्रय के। उभय लिंगाश्रय के जो एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं, वो हैं तोरी, खीरा, तुरई, खीरा, तुरई, खीरा जो होते हैं इसमें, करेला, नारियल। तोरी, खीरा, करेला, नारियल, ये इनके एग्जाम्पल हैं। इनके एग्जाम्पल ये हैं उभय लिंगाश्रय के, और एक लिंगाश्रय के एग्जाम्पल हैं शहतूत, पपीता, खजूर और परमल। ठीक है, तो आवृतबीजी पौधे जो होते हैं इनमें दो प्रकार के पुष्प होते हैं, नर पुष्प, मादा पुष्प। नर पुष्प को हम स्टेमिनेट कहते हैं, मादा पुष्प को पिस्टिलेट कहते हैं। नर पुष्प में नर जननांग पाया जाता है पुमंग, और मादा पुष्प में मादा जननांग पाया जाता है जायांग। पुमंग को इंग्लिश में कहते हैं एंड्रोइशियम, और मादा जायांग को कहते हैं पिस्टिल। जायांग को कहते हैं पिस्टिल। गाइनोशियम, इसकी जो यूनिट है वो है पिस्टिल। एंड्रोइशियम की जो यूनिट है वो है स्टामेन। सही है, तो एंडोइशियम की जो यूनिट है स्टामेन होती है, और कई सारे स्टामेन मिलकर एंडोइशियम बनाते हैं। और जबकि पिस्टिल जो है वो गायनेशियम की यूनिट है। एक पिस्टिल भी गायनेशियम ही है, और कई सारे पिस्टिल मिलकर भी गायनेशियम ही बनाते हैं, मादा जननांग बनाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये युग्मक जनन की क्रिया हो गई, इसमें समाप्त हो गई। अब देखते हैं आगे युग्मक का स्थानांतरण, निषेचन। निषेचन क्या होता है, निषेचन देख लेते हैं पहले हम। निषेचन में क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन में कि नर युग्मक जो होता है, मेल गैमीट, और मादा युग्मक। तो नर युग्मक जो होता है ये कैसा होता है, अगुणित होता है, और ये भी अगुणित होता है। जब ये फर्टिलाइजेशन की क्रिया करते हैं और फर्टिलाइजेशन की निषेचन करते हैं, जब ये निषेचन करते हैं तब ये दोनों मिल जाते हैं और बन जाते हैं युग्मनज, जाइगोट। और ये कैसा होता है, द्विगुणित होता है, यह द्विगुणित होता है। तो इस प्रकार जो होता है निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। भ्रूण जनन में क्या होता है कि युग्मक जनन, युग्मनज जो होता है, युग्मनज में डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियोजेनेसिस की क्रिया होती है, माइटोसिस होता है, समसूत्री विभाजन होता है, माइटोसिस होती है, और इस क्रिया को हम कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। या फिर भ्रूण जनन। और इससे भ्रूण का निर्माण होता है, एम्ब्रियो का निर्माण होता है। और ये एम्ब्रियो नए जीव को, नए पौधे को, नए जीव को या नए एनिमल को बनाता है। तो इस प्रकार निषेचन जो होता है वो नर युग्मक मादा युग्मक के संलयन से संलयन होता है। इनका निषेचन नहीं, यहाँ संलयन लिखा जाएगा, संलयन।
का संलयन होता है, संलयन से युग्मनज बनता है। तो यहाँ तक कि युग्मनज बनने तक की क्रिया तो निषेचन हो जाती है। युग्मनज से द्विगुणित बनता है युग्मनज, युग्मनज के समसूत्री विभाजन होता है और भ्रूण का निर्माण होता है। तो युग्मनज से भ्रूण के बनने की क्रिया को भ्रूण जनन या एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। भ्रूण से आगे चलकर डेवलपमेंट होता है और नए पौधे का या नए जीव का विकास होता है। ठीक है, तो इस प्रकार क्या हो गया, ये निषेचन की क्रिया हो जाती है, निषेचन और ये क्रिया हो जाती है।